नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज अपन ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी का लेसन स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। और डियर फ्रेंड्स, ये अपने कंपटीशन क्लासेस के अंदर अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे रीट का बहुत बड़ा एग्जाम है, पटवार का है, तो इनके अंदर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक सी बातें करेंगे जिससे अपना एक बेस तैयार हो। और मैं देखता हूँ कि जैसे अपन बात करते हैं, छोटे छोटे जैसे शब्द होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं जनरली कि भूगोल है, एक ज्योग्राफी है, तो ये शब्द कहाँ से आए, अपन को एक समझ विकसित करनी है। और उसी चीज़ को लेकर मैं आपको आज कुछ शब्दावलियाँ बताऊंगा और एक बेस मजबूत करूंगा जिससे अपन कल क्लास को अपन कंटिन्यू कर सके। लेकिन एक बार ये जो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपन को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो अपन उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर किन चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे, उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अगर जनरली अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड के पूरे जितने भी जैविक और अजैविक तत्व होते हैं उनका अपन इसमें अध्ययन करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप बात करेंगे अपन ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर जितने भी मैं शब्द आपको बोलूँगा, सारे के सारे की शब्द क्या है स्टूडेंट्स की, उनका अर्थ उन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। इनके अंदर ब्रह्मांड का अपन अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से तत्व है, उनकी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द के पीछे पूरी की पूरी ज्योग्राफी यहाँ पर टिकी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द का मतलब क्या है, इसके ये शब्द क्या कहना चाहता है, और अपना सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी का क्या डिमांड है। देखो, रीट का होगा या फिर किसी का भी होगा, एसएससी का होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी उस सिलेबस में क्यों डाला है और क्या डिमांड करता है, किस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से अपन बात करें तो यहाँ से ज्योग्राफी की मैं बात करूं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो थे ये ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे थे। और अगर मैं बात करूं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों में, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की मैं बात करूं तो यूनान व रोमन के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ज्योग्राफी पर सबसे अच्छा अध्ययन किया, यानी कि सबसे अच्छे मत प्रस्तुत किए। यानी कि अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी पर तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे मत प्रस्तुत किए तो यूनान व रोमन, यूनान और रोमन, यूनान व रोमन, यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने सबसे अच्छे मत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी शब्द पर। तो ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द की मैं बात करूं तो अगर मैं इस शब्द को दो भागों में तोड़ूं, जिसको अपन कहते हैं संधि विच्छेद, ठीक है, अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ूं तो जैसे एक शब्द तो ये हो गया जो, और दूसरा शब्द जो हो गया वो कौन सा हो गया, ग्राफी। जो की मैं बात करूं तो जो शब्द है, ये जो शब्द का मतलब अगर मैं बात करूं तो धरती हो सकता है या फिर पृथ्वी हो सकता है। क्या हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, यानी कि धरती या फिर पृथ्वी का अगर अपन वर्णन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। मैंने कहा कि शब्द, जितने भी शब्द है उनका अर्थ उन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। अब मैं बात करता हूं ये ज्योग्राफी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, इसका जो शब्द है ये कौन सी भाषा के अंदर है, इन सारी चीजों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। और धीरे धीरे आप सभी को सारी चीजें पता चल जाएगी। आज अपन एक बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल अपन वो बात कर रहे हैं जहां से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अगर मैं बात करता हूं इन ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो यहां पर ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ये शब्द
जोग्राफिया शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? जोग्राफिया शब्द से बना है। ये जोग्राफिया शब्द से ही ज्योग्राफी शब्द बना है। अगर मैं बात करूं जोग्राफिया, तो जोग्राफिया जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जोग्राफिया शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी शब्द की, तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द, ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है। अगर मैं इस ज्योग्राफिया शब्द की मैं बात करूं, तो ये ज्योग्राफिया जो शब्द है मूल रूप से, ऐसे तो अंग्रेजी मूल रूप से बात करूं, मैं मूल रूप से बात करूं तो मूल रूप से ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप तो ये बोल रहे हो कि ज्योग्राफिया जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफिया शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और आप यहां पर बता रहे हो कि मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बच्चा यहां पर अगर अपन बात करते हैं, तो अगर मैं भारत में बात करूं, तो भारत के अंदर मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी। अब हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, बहुत सारी जो भाषाएं हैं, इनके शब्दों का अपन यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक शब्द की मैं बात करूं, तो मैं बोल दूं कि टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं। जो टाइम शब्द है, ये टाइम शब्द अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। मूल रूप से तो किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर मान लो कि इंडिया का कोई ऐसा वैज्ञानिक है, कोई ऐसा विद्वान है, किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, तो उसके आसपास में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो वो क्या करेगा कि मान लो कि कोई वैज्ञानिक है और वो कहां का है? भारत का। कहां का बच्चा? भारत का है। भारत में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उसके आसपास में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब इस वैज्ञानिक को टाइम शब्द की जरूरत पड़ी, और टाइम शब्द की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया कि हिंदी जो भाषा है उसमें से टाइम शब्द को इन्होंने ले लिया। अब ये वैज्ञानिक क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मैंने हिंदी भाषा से टाइम शब्द को लिया है। किस भाषा से लिया है? हिंदी भाषा से टाइम शब्द को लिया है, लेकिन टाइम शब्द जो है वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से ज्योग्राफिया जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में भी यूज किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है? अंग्रेजी भाषा में भी यूज किया जाता है। ज्योग्राफिया जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन इसको जब लिया गया तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ठीक है। तो यानी कि ज्योग्राफिया शब्द किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया बच्चा? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यूनान का एक वैज्ञानिक था, कि कहां का वैज्ञानिक था? यूनान का एक वैज्ञानिक था, यूनान का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। यूनान के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, यूनान व रोमन के, जैसे अरस्तु है, ठीक है, हेरोडोटस है, ठीक है, इरेथोस्थनीस है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पर अपना मत प्रस्तुत किया, अच्छे मत प्रस्तुत किए, इसलिए आज अपन उनको जानते हैं, ठीक है बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक वैज्ञानिक था यूनान का, इरेथोस्थनीस। कौन है बच्चे? इरेथोस्थनीस। यूनान का एक वैज्ञानिक था इरेथोस्थनीस। ये इरेथोस्थनीस की मैं बात करूं तो ये एक यूनानी था, और ये बात करें इरेथोस्थनीस की तो इन्होंने ज्योग्राफी में एक जान डाली। इन्होंने दिन पे दिन रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ों की खोज की और लोगों को बताया, अवेयरनेस किया। तो बच्चे इस इरेथोस्थनीस की मैं बात करूं तो इरेथोस्थनीस ने क्या किया कि इसने ही ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की, ठीक है। कैसे किया? इरेथोस्थनीस ने ज्योग्राफिया शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया। किससे लिए बच्चे?
अंग्रेजी भाषा से लिया। इरेथोस्तेनीज ने कहा कि मैंने जो जोग्राफिया शब्द है, ये जोग्राफिया शब्द मैंने अंग्रेजी भाषा से लिया और जोग्राफिया शब्द से ही इन्होंने कौन सी शब्द बना दिया, ज्योग्राफी शब्द बना दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जोग्राफिया जो शब्द है ये मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चे, इसलिए इरेथोस्तेनीज की बात कर रहा हूं मैं। इरेथोस्तेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है बच्चा, इरेथोस्तेनीज को। ठीक है, अब बात करते अपन, बहुत सारे यहां पर क्वेश्चंस आपके दिमाग में पुटअप हो रहे होंगे कि सर ज्योग्राफी के पिता इसे कहते हैं, परंपरागत ज्योग्राफी के पिता किसे कहते हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें अपन निकल कर आएगी और सारी की सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना है, सारी चीजों को अच्छा आसानी से समझना है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बच्चे यहां पर अगर बात करें ज्योग्राफी के पिता इसे कहते हैं। चले आगे, आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी शब्द कौन से शब्द से बना है, ज्योग्राफिया शब्द से बना है। क्वेश्चन किस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफिया शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बच्चे यहां पर ये ग्रीक भाषा का शब्द है तो इससे ग्रीक भाषा ही बन सकती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द भी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने की, इरेथोस्तेनीज ने की, और ये कहां के थे, यूनान के थे। इन्होंने क्या किया, दूसरी व तीसरी सदी के अंदर ही मेरे बच्चे ज्योग्राफी शब्द की उसने उत्पत्ति कर दी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भारत के वैज्ञानिकों की, अपन बात करेंगे। एक शब्द और सुना होगा आपने, और वो शब्द की मैं बात करूं तो वो शब्द है भूगोल। भूगोल शब्द की मैं बात करता हूं बच्चे, भूगोल शब्द की मैं बात करता हूं तो भूगोल शब्द भी कहां से आया। देखो, अगर मैं भारतीय वैज्ञानिकों की मैं बात करता हूं जनरली, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को गोलाकार माना। ठीक है, पृथ्वी को गोलाकार मानकर ही इसकी क्या की, इन्होंने मतलब इसका अध्ययन किया। ठीक है, जबकि विदेशी जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने पृथ्वी को एक तस्तरीनुमा माना। कैसा माना बच्चा, तस्तरीनुमा माना। तो मेरे प्यारे बच्चा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति में बात करता हूं तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति की वो भारतीय वैज्ञानिकों ने की, और भारतीय वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक था जेम्स रेनेल, उन्होंने ही भूगोल शब्द की उत्पत्ति की। ठीक है बच्चे, मैंने कहा कि जितने भी शब्द है उन शब्दों के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका अर्थ उन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को नोटेट करना। जितने भी शब्द है उनका अर्थ उन्हीं में छुपा हुआ है। इस प्रकार से जैसे मैं आपको बात करता हूं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चे, देखो बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, भूगोल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, भूगोल की बात कर रहा हूं। तो इस भूगोल शब्द की मैं बात कर रहा हूं, अपन शब्दावलियों की तरफ चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं। कल अगर अपन देखो, एक बात होती है कि जैसे अपन चल रहे हैं, ठीक है, अपन को पता नहीं है, एक कच्चे रास्ते में चल रहे हैं अपन पक्के रास्ते की तरफ, पक्का रास्ता अपन ढूंढ रहे हैं। जब अपन कच्चे रास्ते को पार करेंगे तभी पक्के रास्ते पर जाएंगे। तो ये एक कच्चा रास्ता, ये एक बेस है जिसको बोलते हैं आधार। तो ये आधार ही है, और ये आधार से ही अपन एक दिन दौड़ जाएंगे। ठीक है, चले आगे। भूगोल की मैं बात कर रहा हूं तो भूगोल जो शब्द है इसका अर्थ इसी के अंदर छुपा हुआ है। और कैसे छुपा हुआ है, देखो बच्चे, इसको भी मैंने दो भागों में तोड़ा। ठीक है, और दो भागों में तोड़ता हूं तो एक तो होता है भू, ठीक है बच्चा, और एक होता है गो। ठीक है, एक तो होता है भू और एक होता है गोल होता है। भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब अगर मैं बात करूं भू की, तो भू का जो अर्थ होता है, भू का अर्थ होता है भूमि, ठीक है, धरती, या फिर अपन कह सकते हैं पृथ्वी। ठीक है बच्चे, और गोल आप सभी जानते हो कि गोल क्या होता है, जो चारों तरफ से गोलाकार हो, जो चारों और से गोलाकार, जो चारों ओर से गोलाकार।
यानी कि अगर मैं बात करूं, मैंने आते ही क्लास जैसे स्टार्ट करी तो मैंने कहा था कि ज्योग्राफी या फिर भूगोल की मैं बात करूं तो इसके अंदर ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। यहां से एक डेफिनेशन तैयार हो रही है अपने लिए, और वो डेफिनेशन क्या है बच्चा? देखो बच्चे, भारत का एक वैज्ञानिक था जेम्स रेनेल। इस जेम्स रेनेल की मैं बात करता हूं बच्चे, तो इन्होंने भारत की तरफ से अच्छे मत प्रस्तुत किए और इन्होंने एक डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी भूगोल की। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी संरचना जिसको अपन क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। ठीक है बच्चे, जेम्स रेनेल ने कहा कि ब्रह्मांड में एक ऐसी संरचना जिसको भूमि कहो, धरती कहो या पृथ्वी कहो, और जो चारों तरफ से गोलाकार की हो, इसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है ना? ब्रह्मांड में एक ऐसी संरचना जिसे धरती कहा जाए, ठीक है, पृथ्वी कहा जाए या फिर भूमि कहा जाए, जो चारों तरफ से गोलाकार की हो, इसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं बच्चे? भूगोल कहते हैं। यहां तक समझ में आया? नोटेट किया आपने? और ये बात किसने कही? जेम्स रेनेल ने कही। इसलिए मेरे प्यारे बच्चा, भारतीय भूगोल के पिता भारतीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक नोटेट किया। तो अपन ने आज देखा है ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की उत्पत्ति। अब अपन आपको लेकर चलता हूं मैं आपको भारत की तरफ, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चले बच्चे, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय भूगोल की अपन बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर होगा एक सामान्य अध्ययन का चैप्टर होगा, जिसके अंदर अपन भारत की कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। भारत के अंदर अक्षांश देशांतर की बात होगी और भारत के जितने भी बेसिक चीजें हैं उनको अपन समझेंगे, भारत के स्ट्रक्चर को समझेंगे और वहीं से अपन बात करेंगे बच्चे। चलते हैं आगे। देखो बच्चे, देखो बच्चों, ये अपना भारत है, भारत का अपना मैप है और इस भारत के मैप से अपन बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, आज जो अपन बात करेंगे वो अपन कुछ ऐसे अक्षांश हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो अक्षांश है वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, अपन को जैसे जिस प्रकार से जो स्टूडेंट होता है उसको चीजें सारी देखनी चाहिए, छोटी भी देखनी चाहिए और बड़ी भी देखनी चाहिए, लेकिन चीजें वही देखना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पूछा गया और क्या पूछने वाला है। 5 साल के जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर अपन को देखना है कि क्या पूछ रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, अपन को वो चीजें भी नहीं देखनी कि यार ये चीजें पूछ ही नहीं रहा और अपन उस अपने काम की नहीं है, तो ठीक है, तो चीजें अपन सारी देखेंगे और चीजें वही देखेंगे जो अपने काम की है। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। तो ये अपना भारत है और इस भारत की मैं बात करता हूं तो ये उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, ये दक्षिणी है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जितने भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अक्षांश और देशांतर, चारों दिशाओं के अंदर जितने भी अक्षांश और देशांतर फैले हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर कुछ अक्षांश की बात करेंगे। सबसे पहले अक्षांश की बात कर लेते हैं और कौन कौन से अक्षांश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, तो कुछ अक्षांश ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो चीज अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के बीचों बीच एक ऐसा अक्षांश है और उस अक्षांश से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस अक्षांश की मैं बात करता हूं बच्चे, तो वो अक्षांश कौन सा है? देखो यहां,
ये अक्षांश है, और इस अक्षांश की मैं बात करता हूं तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब आप ये मत कहना कि सर उत्तरी क्यों है, दक्षिणी क्यों है, तो सारी चीजें अपन समझेंगे। आज जो अपन बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं एक बेसिक सी बात कर रहा हूं, और चीजें आज जो बताऊंगा उनको वही समझ लेना कि हाँ इसको उत्तरी अक्षांश ही बोलते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं बच्चे कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है बच्चे, कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अपन बात करते हैं। चले आगे। तो बच्चे ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश के बारे में सबसे पहले तो एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है, और वो बेसिक सी बात क्या है कि ये जो अक्षांश है ये भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है? भारत को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं। हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अपन को जनरली पता तो होना चाहिए कि कौन सा अक्षांश भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है बच्चे। या उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। चलिए आगे। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर बात करें तो ये भारत को 2 समान भागों में विभाजित करता है। भारत को 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है बच्चे। भारत को 2 समान भागों में ये बांटता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भारत के अंदर से गुजरता है, तो भारत के कितने स्टेट से गुजरता है, ये भी बात पूछी गई है। तो पूछी गई तो याद तो रखना ही अपन को। देखो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले हिस्से की, तो इस वाले हिस्से की मैं बात करता हूं बच्चे, तो इस वाले हिस्से की मैं बात करता हूं, तो यहां पर कौन सा स्टेट है, ठीक है। स्टेट वाइज अपन बात करेंगे, देखते हैं अपन कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है, और उन सभी चीजों के बारे में अपन देखते हैं। देखो बच्चे, यहां पर ये आ गया गुजरात, ये क्या आ गया? गुजरात आ गया, ठीक है बच्चे। गुजरात के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाएगा, अपना प्यारा सा रंगीलो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं इधर की तरफ, तो ये जो भाग है ये आ जाएगा बच्चा एमपी, ये क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। और एमपी के बाद अगर मैं बात करता हूं तो एमपी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या आ जाएगा बच्चे? छत्तीसगढ़। अगर आप मैप को ध्यान से देखते हो तो इस आकृति का होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के बाद में अगर बात करूं तो यहां पर आ जाएगा झारखंड, ठीक है बच्चे, धोनी का घर, ठीक है। झारखंड आ गया। झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है बच्चे, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में एक छोटा सा स्टेट है यहां पर, और उस छोटे से स्टेट की मैं बात करूं तो यहां पर है त्रिपुरा, क्या आ जाएगा बच्चे? त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद में यहां पर आ जाएगा एक मिजोरम, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने सारे के सारे स्टेट बता दिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है बच्चे। कितने हुए गिनते हैं अपन? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8 स्टेट से अपनी कर्क रेखा यहां से गुजरती है। भारत में अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो 5 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से गुजरती है बच्चे? 5 स्टेट से गुजरती है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये जो दिशाएं हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे अगर पश्चिमी स्टेट की बात करूं तो गुजरात है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? ठीक है, उधर से मिजोरम हो गया। तो सबसे अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं अपन को? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा जो भारत में प्रवेश करती है वो कौन से स्टेट से करती है? तो कहां से कर रही है दोस्तों? तो सबसे पश्चिम में कौन सा हो गया? गुजरात, और सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? मिजोरम।
या फिर आपको ऐसे कह देगा कि निम्न में से कर्क रेखा कौन से स्टेट से गुजरती है, तो 3 आपको अदर दे देगा और 1 इनमें से आपको दे देगा। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्क रेखा भारत के कौन से स्टेट से नहीं गुजरती, तो 4 इसमें से दे देगा और 1 अदर दे देगा, तो आपको अदर ढूंढना है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि कर्क रेखा भारत के इन स्टेटों से गुजरती है, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से जमाओ, तो क्रम से जमाना होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए उनका आंसर अपन को देना है। ठीक है बच्चे, चले आगे। ठीक है बच्चे, देखते हैं। तो यहां से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। चल रहे, अब देखो एक ट्रिक जो होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रिक भी बताया करो, तो ट्रिक भी बता देता हूं इसकी, ताकि आपको याद रहे। ठीक है बच्चे, हाँ देखो बच्चे, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो एक यहां पर मैं एक सूत्र आपको बताता हूं, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं, और वो ट्रिक जो है, वो ट्रिक क्या है, गुरुम छज्जा पवित्रम, गुरुम छज्जा पवित्रम। ठीक है बच्चे, तो एक सूत्र आपको दे रहा हूं मैं, इसको याद रखना है, गुरुम छज्जा पवित्रम। कैसे याद रखना है बच्चे, गुरुम छज्जा पवित्रम। जैसे ग से अगर मैं बात करूं तो गुजरात, ठीक है, र से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, म से अगर मैं बात करूं तो एमपी, छ से अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़, ठीक है बच्चे, झा से अगर मैं बात करूं झारखंड, ठीक है, प की में बात करूं तो प से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल, क्या जाएगा बच्चे, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं पश्चिमी बंगाल के बाद में त्रि से, तो त्रिपुरा और म से मिजोरम, तो सारे के सारे आ गए, यानी कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक ट्रिक है अपनी गुरुम छज्जा पवित्रम। तो बच्चे यहां पर अगर मैं बात करूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये जो जिले हैं, सॉरी ये जो स्टेट है, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर अपन इस प्रकार से क्रम से जमा सकते हैं। ठीक है, चले आगे। तो इस चीजों को इस प्रकार से देखना है। तो कर्क रेखा से अब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको बताना है, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बच्चे। चले आगे, देखते हैं अभी आगे। अब देखते हैं ये अपनी जो पृथ्वी है, ठीक है, इस पर जो अक्षांश है, और ये अक्षांशों की मैं बात करूं तो यहां से 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के जस्ट नीचे की मैं बात करता हूं, तो 23.5 डिग्री के जस्ट नीचे आपको 22 डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बच्चा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक आपको अक्षांश मिलेगा, और इस अक्षांश की मैं बात करता हूं 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली देखने को मिलता है। यहां से क्वेश्चन मिलता है बच्चे कि भारत का जो दक्षिण भाग है, भारत का जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के बारे में ये क्वेश्चन मिलता है कि भारत का जो दक्षिण भाग है वो एक सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, एक संकीर्ण है, एक नैरो है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ये कौन से अक्षांश के बाद नैरो होता जाता है, सकरा होता जाता है, या संकीर्ण होता जाता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पर 22 डिग्री की मैं बात करता हूं, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत के जो दक्षिणी भाग है यहां से नैरो होता जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणी भाग कौन से अक्षांश के बाद नैरो, संकीर्ण या सकरा होता जाता है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद नैरो, संकीर्ण या फिर सकरा होता जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है। चले आगे, देखो 23.5 डिग्री के जस्ट नीचे तो 22 डिग्री हो गया,
लेकिन 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री है, इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे बच्चे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। नीचे जाएंगे तो घटती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 23.5 के ऊपर क्या 24 मिल सकता है क्या आपको? आप कहोगे बिल्कुल सर मिल सकता है 24 तो वहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चले आगे देखते हैं बच्चे, इसी को पढ़ते हैं अपन और इसी की बात करते हैं अपन। देखो, आशा करता हूं कि सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी और सब अपना फीडबैक दे बच्चे। और देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे तो ये आता है यहां पर 23.5 के जस्ट ऊपर की मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है 24 डिग्री, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है बच्चा, देखो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात करता हूं तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्यों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों सुर्खियों में रहता है, तो ये जो बात है ये भारत और पाकिस्तान की आ जाती है और भारत और पाकिस्तान की बात जहां पर आ जाती है वहां पर तो फिर चीजें सुर्खियों में रहती है। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। देखो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात करता हूं तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद यहां पर जस्ट यहां पर अपना एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान क्या है कि 24 डिग्री के जस्ट ऊपर है, इधर अपना भारत है, ठीक है, भारत का समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। और इस भारत के समुद्री क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान जो है ये भी क्या करता है, व्यापार करना चाहता है, ये भी दो पैसे कमाना चाहता है। तो पाकिस्तान जो है पैसा कमाता है, यानी कि अपने जो दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश है उन देशों में अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि मुझे यहां से डायरेक्ट रास्ता मिल जाए, एक तो एक कि यहां से डायरेक्ट मिल जाए, एक ये घूम घुमा के आता है, ठीक है। और घूम घुमा के आएगा तो उससे समय ज्यादा लगेगा और परिवहन का खर्चा भी ज्यादा आएगा इसका। तो ये कहता है भारत को कि मुझे ये जो 24 डिग्री है इस 24 डिग्री से एक रास्ता दे दो मुझे, ठीक है। क्या दे दो बच्चा? 24 डिग्री से एक रास्ता यहां पर मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन भारत कहता है कि भाई मैं रास्ता तो नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि ये क्या करता है, चालाकियां करता है, बार बार विश्वास तोड़ देता है और जिस पर विश्वास टूट जाता है ना वो विश्वास बनता नहीं है, ठीक है। भारत बार बार इसके ऊपर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, लेकिन भारत इतना भी बेवकूफ नहीं कि बार बार विश्वास कर लेगा, ठीक है बच्चे। क्या होता है कि यहां पर ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान कहता है कि मुझे यहां से रास्ता दे दो। अब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे कोई आपका कोई दुश्मन है, बार बार आपसे चालाकियां कर रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर विश्वास कर ले तो चालाकियां कर देता है। तो ये क्या है कि ये पाकिस्तान भारत को जैसे बोलता है भारत मना कर देता है। मना इसलिए कर देता है कि अपन यहाँ पे इसको रास्ता दे दें, क्या पता अपने इधर जो लोग रहते हैं उनको ये परेशान करना स्टार्ट कर दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था अभी कि जैसे कोई आपका दोस्त है, वो दोस्त आपको कहे कि मुझे आपके कमरे में से, आपके मकान में से जगह दे दो मुझे, ठीक है, बाहर जाने के लिए, भली जगह देने के लिए रास्ता हो, लेकिन आप उसको नहीं दोगे इसलिए नहीं दोगे कि भाई अपने घर में से रोज रोज निकलेगा, क्या पता कब क्या कर जाए, इसका विश्वास ही नहीं है, पहले भी विश्वास तोड़ चुका ही है, ठीक है। तो बच्चे यहां से भारत इसको मना कर देता है और मना करने के बाद फिर आपको पता ही है क्या है, इसकी गंदी हरकत है, ठीक है। ये पीछे से वार करता है और पीछे से वार करने का मतलब है कि ये बार बार यहां पर आतंकवाद करता है, गोली बारूद करता है, ठीक है। अभी गोली बारूद करता है, 1960 की बात है, 1960 के आसपास की बात है, बार बार यहाँ पर पंगे करता है और पंगे करता है तो फिर भारत जो है परेशान हो जाता है, ठीक है। ऐसे भारत सोचता है कि यार मैं अपने विकास में ध्यान दूं या फिर विकास करने में या फिर इन ऐसे लोगों से लड़ने में दूं। तो भारत कहता है कि चलो ठीक है यार, ये आना चाहता है तो आने दो, इसको भी देख लेंगे। एक तरीके से भारत के लोग जो भारत क्या कर देता है, समझौता चाहता है, भाई इसके ऊपर एक समझौता कर लेते हैं, क्या चाहता है अपन बैठ के बात करते हैं, ठीक है। 1960 की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से भारत पाकिस्तान वालों को बुलाया गया और बुलाया गया तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई, यानी कि एक समझौता हुआ
और इस समझौते की मैं बात करूं तो इस समझौते के जो अध्यक्ष है, जैसे कोई भी समझौता है तो एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अपन क्या करते हैं कि अध्यक्ष मनोनीत कर देते हैं कि उसकी अपन बात मानेंगे, वो एक निर्णय लेगा, उस निर्णय को अपन मानेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष एक व्यक्ति था सरक्रिक। और इस सरक्रिक की मैं बात करूं तो सरक्रिक नामक जो व्यक्ति की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, एक समझौता हुआ जिसको अपन सरक्रिक समझौता कहते हैं। ठीक है बच्चे, 1960 में हुआ। और ये बात कब की चल रही है? 1960 की। ठीक है बच्चे, अब देखो बात को ध्यान से सुनो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर समझौता हुआ और सरक्रिक व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है बच्चे, सरक्रिक ने कहा कि यहां पर कहा कि भारत जो है चलो ठीक है आपको रास्ता दे लेगा, ठीक है, रास्ता यहां से आपको मिल जाएगा 24 डिग्री से बंटवारा हो जाएगा, लेकिन फिर आप कश्मीर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, कश्मीर तो हमारा है, यहां से हमें रास्ता भी चाहिए। भारत कहता है कि अब तो कश्मीर भी नहीं मिलेगा और यहां से रास्ता भी नहीं मिलेगा, अब जो तू करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, सरक्रिक ने जो नियम बनाए, भारत सबको मानने को राजी हो गया, लेकिन पाकिस्तान उसको नहीं माना। और पाकिस्तान जब नहीं मानता है तो ये समझौता क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। यहां पर एक असफल समझौता हुआ 1960 के अंदर और सरक्रिक व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए इसको सरक्रिक समझौते के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? सरक्रिक समझौते। और इस सरक्रिक समझौते की मैं बात करूं तो यहां पर जो कच्छ का रण है इसको वर्तमान में सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं, सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बात ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि सरक्रिक समझौता कौन से दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ बच्चे? भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक समझौता हुआ। चले आगे। इसी के बाद में अगर इसी के बाद अपन बात करें तो 1960 में हुआ, ठीक है, और 24 डिग्री पर हुआ। तो ये भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि सरक्रिक समझौता जो था, सरक्रिक समझौता वो कौन से अक्षांश को लेकर हुआ, या फिर भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सरक्रिक नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में कौन सा समझौता हुआ? तो सरक्रिक समझौता हुआ। और इसका जो परिणाम था वो असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने जो शर्तें थी, जो नियम थे, उनको मानने से क्या कर दिया? वो इनकार कर दिया। ठीक है बच्चे, वर्तमान में विवादित है और चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चे आगे, अब मैं बात करता हूं आगे थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं यहां पर। देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे भारत की मैं बात करता हूं तो भारत के और भी ऐसे अक्षांश है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं वो चीज अपन देखने वाले हैं। चलें आगे। देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अपन ने क्या पढ़ा? एक तो यहां पर अपन ने 23.5 डिग्री पढ़ा, ये अपन ने यहां पर 24 डिग्री पढ़ा, और ये अपन ने यहां पर 22 डिग्री पढ़ा। यानी कि पर लग रहा है कि 23.5 के नीचे अक्षांश घटते जा रहे हैं और घटते जाएंगे तो बच्चे यहां पर 16 डिग्री आ जाएगा। ये कौन सा डिग्री आ गया? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है बच्चे। और बात करें यहां से तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से पूछी जा रही है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, जिस प्रकार से भारत को दो समान भागों के अंदर 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा बांटती है, उसी प्रकार से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करता हूं तो यहां पर भी एक पर्वतमाला है, और उस पर्वतमाला की मैं बात करूं तो पश्चिमी जो तट है अपना, वहां पर यह पर्वतमाला है, उसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला। और इस सह्याद्री पर्वतमाला की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सह्याद्री पर्वतमाला भारत के कौन से तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। ये कौन सा हो गया? पूर्वी तट, और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी तट। ठीक है बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो सह्याद्री पर्वतमाला को दो समान भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांट रखा है। ठीक है बच्चे, ये दो चीजें आपको याद रखिए। सह्याद्री पर्वतमाला को दो समान भागों में कौन बांटता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
देखो बच्चे, अगर ये दो समान भागों में बट गए तो ऊपरी हिस्से को अपन बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला। यानी कि ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला, पर्वतमाला। और ये कौन सा हो गया, उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला। ठीक है, देखो उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला और दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला में दो दो चोटियां हैं और एक बार एग्जाम में पूछी गई चोटियां हैं बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला की मैं बात करता हूं और दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की मैं बात करता हूं, तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो यहां पर उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला में एक चोटी है और इस चोटी का नाम है कालसूबाई, कालसूबाई। जिस प्रकार से अपने होती है ना, जैसे अपने बहन होती है तो अपन, जैसे कविता है तो अपन उसको बोलते हैं कविता बाई, ठीक है, जैसे ममता है तो ममता बाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से सह्याद्री पर्वतमाला की भी एक बहन थी कालसू और इसको क्या बोलता था, कालसू बाई। ठीक है, ठीक है बच्चे। कालसू बाई के बाद में एक यहां पर एक और चोटी थी महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम। कौन सी चोटी बच्चे, महाबलेश्वरम। अब आप सभी को पता है कि अपनी जो बहन बेटियां होती है, जो औरतें होती है, वो ज्यादा किसको मानती है, भगवान शिव को मानती है। तो सह्याद्री पर्वतमाला ने सोचा कि यार मेरी कालसूबाई जो है इसके लिए एक शंकर भगवान की व्यवस्था की जाए, ठीक है, भगवान शिव का एक प्रतीक होता है उसकी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने यहाँ पर महाबलेश्वरम बना दिया और महाबलेश्वरम भगवान शिव का एक नाम है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर एक महाबलेश्वरम हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की बात कर रहा हूं, तो दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की बात करूं तो यहां पर भी दो चोटियां हैं और इसकी बात करूं तो ये कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। कौन सी चोटी है, कुद्रेमुख चोटी है। और कुद्रेमुख चोटी के जस्ट नीचे की मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर एक चोटी आपको यहां पर और मिलेगी और इस चोटी का नाम है पुष्पगिरी, पुष्पगिरी। क्या नाम है बच्चे, पुष्पगिरी है। तो यहां पर इन चोटियों के बारे में देखो दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो कालसूबाई की मैं बात करूं तो कालसूबाई की जो हाइट है वो 1646 किलोमीटर है, 1646 मीटर, सॉरी 1646 मीटर है। कितनी बच्चे, 1646 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है बच्चे। और अगर मैं बात करूं महाबलेश्वरम की तो 1438, इसकी कितनी है दोस्तों, 1438 मीटर। देखो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऊंचाई कहीं पर भी आपसे पूछी जाए, ऊंचाई कहीं भी आपसे पूछी जाए तो हमेशा मीटर में ही आंसर देना है। अगर किलोमीटर आपके ऑप्शन में है तो आप उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, ठीक है, मीटर में आपको होगी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कुद्रेमुख की बात करूं तो कुद्रेमुख की कितनी है, 1892 मीटर। ठीक है बच्चे। और पुष्पगिरी की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1748 मीटर, 48 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1748 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चा यहां पर अगर अपन बात करते हैं कालसूबाई, तो कालसूबाई की कितनी होगी 1646 और महाबलेश्वरम की कितनी होगी 1438। यानी कि उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला की तो कौन सी हो गई, कालसूबाई। और अगर मैं दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की बात करूं तो दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की ऊंची चोटी कौन सी हो गई, कुद्रेमुख। कौन सी होगी बच्चे, कुद्रेमुख हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। चले आगे। देखो बच्चे यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला की कुद्रेमुख हो गई और पूरी सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, कुद्रेमुख। क्योंकि चारों चोटियों में सबसे ऊंची कौन सी हो गई, कुद्रेमुख हो गई। ठीक है, चले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चले बच्चे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो और सारी चीजें अपन ये बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल, और बेसिक से मैं आपको धीरे धीरे आपको वहां तक लेके जाऊंगा जहां पर फिर आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन 2 4 5 जो अपनी क्लासें हैं जहां पर अपना एक भारत के बारे में अपन समझ विकसित कर रहे हैं, वो वाली चीज अपन यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर चीजें हैं वो अपन समझ विकसित कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो चीजें देखना है अपन को, अच्छे से देखना है और आराम से देखना है। ठीक है, आराम से समझना है, क्योंकि जो समझने वाली जो चीजें होती है, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें हमें आती थी लेकिन हमें एग्जाम में आई नहीं।
तो देखो चीज़ें तो सारी आती है, लेकिन जो एग्जामर होता है वो बहुत खतरनाक दिमाग वाला होता है, वो आप ही में से होता है, वो इधर उधर ठकोरे खाने वाला, खा के गया हुआ इंसान होता है। तो उसको पता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे परेशानी होगी, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको घुमाकर पूछेगा, ठीक है बच्चे। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे इस तरीके से करना है, ठीक है। देखो पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, तो पढ़ने में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। आज फर्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट आकर क्लास लेने लग गया। तो बच्चे देखो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी जब आप करना स्टार्ट कर दिए हो तो फिर पीछे मत हटो, ठीक है। देखो तैयारी जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे मेरा कहना यह है कि आप रोज का एक प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो, ठीक है। उस रोज के एक प्रैक्टिस पेपर वो जो है वो आपका तैयारी में 4 चांद लगा देगा, ठीक है बच्चे। कैसे लगाएगा मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको वो होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने स्टार्ट किया फर्स्ट दिन से, जैसे आपने आज एक टेस्ट दे लिया, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि जिस दिन से नोटिफिकेशन निकलता है बच्चे उसी दिन से स्टार्ट करते हैं कि अपन यहाँ से आज से स्टार्ट करते हैं कि यार वैकेंसी आ गई, अब तो तैयारी करना है। लेकिन सिलेक्टेड वही बच्चे होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है ना। देखो नोटिफिकेशन आ जाए तब तक तो आपका कोर्स कंप्लीट होना जाना चाहिए, और जिसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है नोटिफिकेशन तक सिलेक्शन वही लेकर जाता है, ठीक है। जो अपवाद होते हैं वही निकलते हैं, बाकी तो सिलेक्शन नोटिफिकेशन तक जिसका कोर्स है पूरा हो जाता है वही बात निकलते हैं, ठीक है। एग्जाम क्रैक वही करता है, ठीक है बच्चे। क्या होता है कि आपको एक रणनीति बनाकर चलना है। जिस प्रकार से एक योद्धा होता है वो युद्ध में उतर जाता है तो उसके पास सारी चीज़ होगी तभी वो जीत पाएगा, नहीं तो उसका दुश्मन मार के चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो आपको जैसे आप 1 महीने तक रोज एक टेस्ट पेपर देखते हो, तो एक टेस्ट पेपर, ठीक है, और एक टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 मान लो। अरे मैं तो कम से कम मैं तो कह रहा हूँ कि 100 ही मान लो, तुम तो 100 क्वेश्चन आते हैं एक टेस्ट पेपर में, ठीक है। और एक टेस्ट पेपर आपने दिया, ठीक है, और आपने 30 दिन तक दिया, तो कितने क्वेश्चन हो गए 30 दिन तक? 3000 क्वेश्चन हो गए। और ये 3000 क्वेश्चन, इन 3000 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 3000 क्वेश्चन अगर आपने 1 महीने में कर लिया, ठीक है, 3000 क्वेश्चन आपने 1 महीने में कर लिया और आपने 4 महीने तक भी कंटिन्यू ऐसा कर लिया, कितने? 4 महीने तक, तो 4 × 12 यानी कि 12000 क्वेश्चन हो गए आपके। और ये 12000 क्वेश्चन वो है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये क्रीम है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं के बेस पे पूछे जाएंगे। अगर मेरे को कह दे कि जो सर ज्योग्राफी से आप 5 क्वेश्चन बनाओ, तो मैं क्या करूंगा कि 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन तो मैं यहीं से ले लूंगा, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो मैं यही ले लूंगा, ठीक है। रुको नहीं, 3 क्वेश्चन तो यहीं से ले लूंगा मैं, ठीक है। कैसे करूंगा? 3 क्वेश्चन मैं यहीं से ले लूंगा, 2 क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन यहां से मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पहले, और पूछे गए हैं तो इनमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई रिट लगने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए तो सही है। तो मैं 3 क्वेश्चन यहां से दे देता हूं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखो 60%, लगभग 60% क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 60% का मतलब है कि मैंने को 5, मान लो कि 6 क्वेश्चन दिए मेरे को, तो मैंने 3 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए। 50% क्वेश्चन तो मैंने आईवी में से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बना दिए। तो मेरे प्यारे बच्चा, कहने की बात है कि कोचिंग जब आप करते हो कहीं से भी, तो कोचिंग आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो टीचर से, तो वो टीचर से जो आप पढ़ रहे हो वो माना कि 50% ही आपके काम में आएगा। और 50% यहाँ से अगर आप नंबर गेन करते हो तो यहाँ से 30% आप यहाँ से 30 से 40% पुराने क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हो। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितना 50 से 60% चाहिए, यहाँ पर आपका 80% बैठ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करना ही करना है। अरे क्वेश्चन, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर हमारा कोर्स पूरा ही नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन क्यों करें? तो बच्चा क्वेश्चन तो करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आप बोली से आंसर की देख लो, उसकी टिक मारते जाओ, ठीक है। आपकी आंखों के सामने तो आएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो कर दोगे आप, ऑप्शन से भी कर देते हैं अपने तो ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरीके से आपको साथ के साथ रोज का एक टेस्ट पेपर भी देना है बच्चे,
ठीक है। आप कसम खा लो कि मुझे तो पेपर देना है, एक टेस्ट पेपर तो जरूर ही देना है। अगर आपने साथ के साथ टेस्ट पेपर देना शुरू कर दिया, बड़े अच्छे से कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने कोचिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन करने का तरीका ही पता नहीं है, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। तो चीज़ें सारी साथ में लेकर चलो। और आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर से क्लास के साथ जुड़ेंगे और कल अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा, नोट्स बनाइए, कॉपी में अच्छे से मेंटेन कीजिए और कल अपन बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।